आज की मेरी पहली अपील उन अधिकारी कर्मचारियों से है जो सक्षम हैं कि आज चारों तरफ अन्याय अत्याचार हो रहा है। हमारे जो अधिकार बाबा साहब अम्बेडकर देके गए हैं, अगर हम उनके सच्चे सपूत हैं तो आज हमें बैठ के अपने घर में आकलन करना चाहिए कि देश के बहुजन समाज के लोगों के साथ आज भी मूछें रखने पर उनकी हत्या होती है, अच्छे कपड़े पहनने पर उनकी हत्या होती है, अच्छा खाने पीने पर उनकी हत्या होती है, घोड़ी पे बैठ के बारात चढ़ने पर उनकी हत्या होती है, अच्छे गाने बजाने पर उनके साथ हत्या होती है, अपराध होते हैं। कोई उनको जूते में पानी पिलाता है, कोई जूते में पेशाब पिलाता है, कोई उनके सर पे पेशाब कर देता है। आप गौर करना, जिन नामों को मैं आज ले रहा हूं उन पे गौर करना। जब तक मैं भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के सब कार्यकर्ताओं को संदेश देना चाहता हूं, जब तक आप इन महापुरुषों को नहीं पढ़ोगे, जिनके नाम ले रहा हूं, और भी बहुत सारे कुछ छूट जाएंगे, उनके साथ साथ इनके दिखाए रास्ते पे नहीं चलोगे, महापुरुषों ने मिशन कैसे चलाया ये नहीं सीखोगे, तब तक इस देश में बहुजन समाज के लोग अन्याय अत्याचार सहने के लिए तैयार रहें। ये वो महापुरुष हैं जिन्होंने अपना एक एक कण, एक एक पल, अपनी जिंदगी, अपनी सुख सुविधाएं हमारे लिए कुर्बान कर दी। मैं उन महापुरुषों की बात आपसे कर रहा हूं। मैं लाइव के शुरुआत में सबसे पहले धन्यवाद देता हूं भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी और बहुजन समाज के उन सब लोगों को जो कल दिल्ली भीम आर्मी के 8वें स्थापना दिवस पर और एक ऐतिहासिक विरोध प्रदर्शन का हिस्सा बनने के लिए पहुंचे, जिन्होंने हमेशा की तरह इस आंदोलन का, मेरा और हमारे तमाम नेताओं का मान सम्मान मजबूत किया और देश और दुनिया में रहने वाले भीम आर्मी के समर्थकों का भी हौसला अफजाई किया। मैं उन बहनों को, माओं को, सबको धन्यवाद करता हूं क्योंकि दिल्ली में जुलाई के महीने का सबसे गर्म दिन था कल, जो हजारों किलोमीटर से चल के दिल्ली पहुंची। वो भाई जो पैदल आए, साइकिल पे आए, उन सब भाइयों का, बहनों का, बच्चों का, नौजवानों का, बुजुर्गों का सम्मान करता हूं, उनको धन्यवाद देता हूं और निर्देशित करता हूं कि जहां जहां से पैदल कार्यकर्ता आए थे या साइकिल के माध्यम से आए थे, वहां की टीमें जब भी पार्टी मीटिंग होगी या संगठन मीटिंग होगी, उन सब साथियों का स्वागत और सम्मान करेंगे जिन्होंने इस आंदोलन को कामयाब बनाने के लिए, जो पैदल चल के आए, जिनके पैरों में छाले पड़ गए, जो साइकिल से आए, जिनको उन्होंने बहुत परेशानी उठाई, जो बारिश में भीगे, उन तमाम साथियों का स्वागत जरूर करें, उनके हौसले को जरूर बढ़ाएं कि भविष्य में कभी अगर ऐसा हो तो और बड़े पैमाने पर लोग घर से निकलें और अन्याय के खिलाफ आवाज को बुलंद करें। अब मैं जिन महापुरुषों के लिए आपसे कह रहा था, उन महापुरुषों के नाम मैं आपके सामने लूंगा। मुझे आशा विश्वास है कि मेरे कहने के बाद जब आप मुझसे प्यार करते हैं, मुझमें उम्मीद रखते हैं, मुझसे भरोसा रखते हैं, तो मेरी बात को भी आप मानोगे। मिशन चलाना कोई बच्चों का खेल नहीं, और मिशन को कामयाब करना किसी अकेले व्यक्ति के बस की बात नहीं है। जब तक आप सब लोग उतनी मेहनत से काम नहीं करोगे या उससे थोड़ी सी कम मेहनत से काम नहीं करोगे, तब तक हम लोग इस देश में कामयाब नहीं हो सकते। जो सपने आप अपने मन में देखते हैं, उनको पूरा करने का एकमात्र रास्ता है कि हम लोग ईमानदारी से, समर्पण की भावना से, त्याग की भावना से, संघर्ष की भावना से और अपने लक्ष्य को ध्यान में रख के इस लड़ाई को लड़ें, आंदोलन को चलाएं, कामयाब करें। सम्मानित
बहुजन समाज के पहरेदारों, महामानव तथागत बुद्ध, संत शिरोमणि सदगुरु रविदास जी महाराज, गुरु नानक देव, संत कबीर, भगवान वाल्मीकि महाराज, गुरु घासीदास, संत तुकाराम, नारायणा गुरु, संत गाडगे जी महाराज, इनके विचारों को हमारे साथियों को, चाहे वो छोटे या बड़े, उनको पढ़ना चाहिए, जानना चाहिए। फिर उनके बाद राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, छत्रपति साहू जी महाराज, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, पेरियार ई रामासामी नायकर, पेरियार लल्लई यादव, महामना राम सुवर्मा, सर छोटू राम, बाबू शिवदयाल चौरसिया जी, संत राम बी ए प्रजापति जी, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी, जननायक कपूरी ठाकुर जी, बीपी मंडल जी, मान्यवर दीना भाना वाल्मीकि साहब, और मेरे गुरु, मेरे आदर्श मान्यवर साहब श्री काशीराम जी को भी, अगर आपको मिशन को चलाना है तो आपको पढ़ना चाहिए, उनके जीवन संघर्ष को समझना चाहिए कि कितनी विपरीत परिस्थितियों में, किस तरह की समस्याओं के समय उन्होंने इस आंदोलन को कामयाब किया, और जो नहीं कामयाब हो पाए उनको भी हमें नहीं भूलना चाहिए। आंदोलन चलता इसलिए है कि उससे समाज तैयार हो पाए। आज अगर हम राजनीतिक रूप से अभी बहुत कामयाब नहीं हुए हैं, लेकिन फिर भी हमने देश में लाखों लाखों लोगों को महापुरुषों के आंदोलन को चलाने के लिए तैयार किया है। आंदोलन का मतलब सिर्फ राजनीतिक सफलता नहीं होती है। जिस आंदोलन को हम लोग चला रहे हैं, जब हम काशीराम साहब को देखते हैं तो हमें समझ आता है कि उनका आंदोलन था सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक मुक्ति। क्योंकि भारत में लोकतंत्र है, प्रजातंत्र है, तो वोट की शक्ति से उसको सत्ता में आकर आसानी से हासिल किया जा सकता है। सत्ता एक विकल्प है जिसके जरिए आप सामाजिक परिवर्तन के एजेंडे को मजबूती से लागू करा सकते हैं, उस पर काम कर सकते हैं, बहुत सारी समस्या आपकी खत्म हो जाएगी, बहुत सारे साधन संसाधन आपके पास होंगे अगर आप सत्ता में होंगे। और जो एक और महत्वपूर्ण पक्ष है, आर्थिक गैर बराबरी। आर्थिक गैर बराबरी को आपको समझना पड़ेगा। उसको समझाने से पहले मैं आपको एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताऊंगा। एक माननीय काशीराम साहब का एक ऐतिहासिक कथन है कि जिस समाज की गैर राजनीतिक जड़ें कामयाब मजबूत नहीं होती, उनकी राजनीति कामयाब नहीं हो सकती। पुनः मेरी बात को सुने कि जिस समाज की गैर राजनीतिक जड़ें मजबूत नहीं होती, उस समाज की राजनीति भी कामयाब नहीं हो सकती। अब गैर राजनीतिक जड़ें क्या होती हैं? हमारा समाज, जहां भी आप पूछोगे वो बताएगा कि हम सामाजिक संगठन चला रहे हैं। किसी अधिकारी से पूछोगे, हम अपने डिपार्टमेंट का सामाजिक संगठन चला रहे हैं। किसी गांव बस्ती में पूछोगे, हम बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पे सामाजिक संगठन चला रहे हैं। आप इतने सारे सामाजिक संगठन चला रहे हैं, इसी की वजह से आज समाज में जागरूकता बढ़ी। लेकिन सिर्फ सामाजिक संगठन चला के हम लोग इस देश में बिना सत्ता को प्राप्त करे कामयाब नहीं हो सकते हैं। जैसा मैंने आपको कहा कि गैर राजनीतिक जड़ें होती हैं समाज की सामाजिक हैसियत और समाज की आर्थिक हैसियत। सामाजिक हैसियत हमारी क्या है ये आप जानते हैं। सामाजिक हैसियत हमारी ये है कि देश के बहुजन समाज के लोगों के साथ आज भी मूछें रखने पर उनकी हत्या होती है, अच्छे कपड़े पहनने पर उनकी हत्या होती है, अच्छा खाने पीने पर उनकी हत्या होती है, घोड़ी पे बैठ के बारात चढ़ने पर उनकी हत्या होती है, अच्छे गाने बजाने पर उनके साथ हत्या होती है, अपराध होते हैं। कोई उनको जूते में
पानी पिलाता है, कोई जूते में पेशाब पिलाता है, कोई उनके सर पे पेशाब कर देता है, कोई उनको और तमाम तरह की अपमानित करने के जो हैं प्रयास करता है। कहीं हत्या कर दी जाती है, मार के लटका दिया जाता है, कहीं हत्या करके टुकड़े कर दिए जाते हैं, कहीं रेप होता है छोटी छोटी बच्चियों का, कहीं और तमाम तरह की चीजें होती हैं, सामूहिक बहिष्कार किया जाता है, कहीं जुर्माना लगाया जाता है, कहीं पेड़ में बांध के यातनाएं दी जाती हैं। तो ये हमारी सामाजिक हैसियत है। इस देश के आज़ादी के 75 साल बाद भी ये इस देश में हमारी सामाजिक हैसियत है। आप सोचो, जब काशीराम साहब आंदोलन चला रहे तब हमारी सामाजिक हैसियत और कितनी कमजोर रही होगी। फिर आर्थिक मजबूती की बात कर लेता हूँ, आर्थिक मुक्ति की बात कर लेता हूँ, आर्थिक हैसियत की बात कर लेता हूँ। तो आर्थिक हैसियत ये है कि देश के विभिन्न कोने में आप जाओगे, भारत के अंदर 2% सरकारी सेक्टर है, उसमें 22.5% आरक्षण हमें है, 27% आरक्षण पिछड़े वर्ग के लोगों को, वो भी जो है पूरा नहीं किया जाता। उसका उदाहरण भी मैं आपको दूंगा। ये हमारी आर्थिक हैसियत है कि इन 2% हमारे समाज को, हमारा 1% समाज भी कामयाब नहीं हुआ। उस 1% समाज जो सरकारी नौकरी में गया, उस 1% समाज ने अपने बच्चों को अच्छा पढ़ाया लिखाया, किसी को बिजनेस करने के लिए, किसी को आर्टिस्ट बनाने के लिए, किसी को पत्रकार बनाने के लिए, किसी को हिस्टोरिकल बनाने के लिए उसने अच्छी पढ़ाई करवाई। तो हमारा 7, 8, 9, 10% समाज तैयार हुआ है। बाकी 90% दलित समाज की स्थिति चूंकि तू है, और ऐसी स्थिति 80% पिछड़े वर्ग के लोगों की है। आप अपने गांव बस्ती में जाकर देखना, पाल समाज के लोगों को, प्रजापति समाज के लोगों को, सैन समाज के लोगों को, कश्यप समाज के लोगों को, निषाद समाज के लोगों को, और जो अन्य पिछड़ी जातियां हैं, उनके घर परिवार, उनके काम धाम, उनके रोजगार देखना, वो बहुत सक्षम इस देश में नहीं। आप 80%, 85% चमार समाज के लोगों को, पासी समाज के लोगों को, धोबी समाज के लोगों को, कोरी समाज के लोगों को, खटीक समाज के लोगों को, कभी उनके गांव में, उनकी बस्तियों में मुसार समाज के लोगों को जाकर, अलग अलग जातियों से हम लोग हैं, जातियों से हम लोगों को पहचान मिलती है। कहीं हमको डूम कहा जाता है, कहीं हमको डूमड़े कहा जाता है, कहीं हमको मुसार कहा जाता है, कहीं हमको मांझी कहा जाता है। इतने सरनेमों में हम लोग बटे हुए हैं। लेकिन हमारी आर्थिक स्थिति यह है कि एक सरकारी आंकड़ा कहता है कि 54% दलितों पे 1 गज जमीन नहीं, और जिन पे 1 गज जमीन नहीं, उनकी आर्थिक स्थिति क्या होगी आप जान। जिस समाज का 80% हिस्सा सुबह मेहनत मजदूरी पे जाता है और कुछ कमा के लाता है, तब उनके घर में चूल्हा जलता है, उनकी आर्थिक स्थिति क्या होगी ये आपको समझना चाहिए। इसलिए साहब ने कहा कि भाई इनकी राजनीति कैसे कामयाब होगी, इसलिए उन्होंने, इनके पास तो सामाजिक और आर्थिक जड़ें ही नहीं है, तो इनकी राजनीति तो कामयाब नहीं हो सकती। इसलिए उन्होंने समाज के पढ़े लिखे और सक्षम जो अधिकारी कर्मचारी थे उनको तैयार किया कि भाई आप लोग हौसला जुटाओ, आप अपनी जिम्मेदारी को समझो, सामाजिक जिम्मेदारी को समझो। आपको जो नौकरी मिली है, रोजगार मिला, इसके लिए बाबा साहब ने जो आरक्षण का प्रावधान किया है संविधान में, उसकी वजह से मिला। इस वजह से आप अपनी जिम्मेदारी को समझो, अपने जो हाशिए पे समाज है उसको उठाने का काम करो, उसके भी हाथ खींचो, उसको ऊपर लाओ, अपनी जिम्मेदारी को अदा करो। साहब काशीराम इस बात को समझाने में कामयाब हो पाए, और तब जाके अधिकारी कर्मचारियों ने संघर्ष किया, वामसेप नाम का संगठन बना, उसके जरिए हमारी पुरानी मूवमेंट खड़ी हुई और हम लोगों को इस देश में अपने पैरों पे खड़े होने का मौका मिला। आज की मेरी पहली अपील उन अधिकारी कर्मचारियों से है जो सक्षम है कि आज चारों तरफ अन्याय अत्याचार हो रहा है, हमारे जो अधिकार बाबा साहब अम्बेडकर देके गए हैं, अगर हम उनके सच्चे सपूत हैं तो आज हमें बैठ के अपने घर में आकलन करना चाहिए कि हमारे व्यक्तिगत परिवार के साथ साथ भी ये समाज भी हमारा परिवार है। इस समाज की क्या स्थिति हो रही है, कैसे सुधरेगी, और जो आज की सत्ता ने हालात किए, क्या भविष्य में हम पे कुछ अवसर और अधिकार रह पाएंगे, या हमारा जीवन जानवर से भी बुरा जीवन इस देश में हो जाएगा। इसके बारे में हम पढ़े लिखे समझदार लोग हैं, हमें विचार करना चाहिए।
मैं बार बार कहता हूं आंदोलन कोई भी शुरू कर सकता है, चंद्रशेखर भी शुरू कर सकता है, कोई अन्य भी शुरू कर सकता है, विनय सिंह भी शुरू कर सकता है, कमल वालिया भी शुरू कर सकता है, हिमांशु वाल्मीकि भी शुरू कर सकता है, रविंद्र भाटी भी शुरू कर सकते हैं, अनिल धेरवाल भी शुरू कर सकते हैं, निजाम चौधरी भी शुरू कर सकते हैं, सतपाल चौधरी भी शुरू कर सकते हैं, नरेंद्र भिखुराम जैन भी शुरू कर सकते हैं, सुनील चित्तौड़, आंदोलन कोई भी शुरू कर सकता है, राजेंद्र यादव भी शुरू कर सकते हैं। लेकिन आंदोलन कामयाब तभी होगा जब उसका नेतृत्व पढ़ा लिखा समाज करेगा, क्योंकि जिस समाज का 80% बहुजन समाज क्योंकि हमारा है, उसका 80% समाज रोटी रोजी के लिए मोहताज हो, जिनको बेटी की शादी करनी पड़े तो कुछ उधार पैसे लेने पड़ते हों, बेटे को पढ़ाना पड़े तो जमीन गिरवी रखनी पड़ती है, बेचनी पड़ती हो, जिनको मकान बनाना पड़ता है उनको साहूकार से या कहीं से लोन बैंक से उठाना पड़ता हो, जो सुबह उठ के मेहनत मजदूरी पे जाते हैं वो कैसे समाज को इतना समय दे पाएंगे कि समाज को वो अपने जागरूक कर दें अपने पैरों पे खड़ा होने के लिए। जहां देश में बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा को, फूले साहू की विचारधारा को, बिरसा की विचारधारा को खत्म करने के लिए इतने जो हैं षड्यंत्र किए जा रहे हों, वहां अगर इस आंदोलन को, क्योंकि बाबा साहब ने भी कहा कि जिस विचारधारा का प्रचार प्रसार नहीं होता, जिस व्यक्ति का प्रचार प्रसार नहीं होता, वो व्यक्ति भी मर जाता, विचारधारा भी खत्म हो जाती। इसलिए मैं अपने पढ़े लिखे समाज से अपील करूंगा, स्पेशली नौजवान तबके से। मेरे एक साथी ने मुझको इसके लिए लिखा भी कि आपको नौजवान लोग बहुत मानते हैं, आप नौजवान भाइयों से अपील करो कि वो जहां भी नौकरी करते हैं अपने आसपास हमारी बस्तियों को खोज के, जो कि सरकार तो सारे सरकारी स्कूल बंद कर रही है, वो बच्चों को पढ़ाना शुरू करें। जो भीम आर्मी ने सबसे पहले जिम्मेदारी उठाई थी पाठशाला खोलने की, वो पाठशाला खोलने काम करें। वो हफ्ते में अगर रोज नहीं जा सकते, हफ्ते में 2 दिन जाएं, अपने सामाजिक परिवार को का भी ख्याल रखें, ये मेरी उनसे अपील है। और वो आंदोलन के साथ भी जुड़े, जिस तरह से जो लोग शासक वर्ग आज हैं उनका एक एक व्यक्ति जो है मूवमेंट का, उनकी मूवमेंट का काम करता है, हमारे लोगों को भी हमारी मूवमेंट का काम करना चाहिए, अपने महापुरुषों के रास्ते पे चलना चाहिए। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।